हम लोग साइंस में केमिकल काइनेटिक एक चैप्टर था, केमिस्ट्री में वो पढ़ रहे थे। केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ लिया था कि जो अभिक्रियाएं होती हैं टोटल वो कितने प्रकार की होती हैं। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, अभिक्रिया वेग जो होता है उसका जो वेग है, रेट ऑफ रिएक्शन है, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक रिएक्शन दी हुई होगी, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है रिएक्शन XA XB YB और एक प्रोडक्ट में हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। मान लेते हैं प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, तो इस अभिक्रिया का अगर हमको क्या लिखना है, अभिक्रिया का वेग लिखना है, तो वेग के नियम से हम लोग वेग का नियम भी एक पढ़े थे कि जो वेग का नियम है, वेग नियम जिसको वेग नियम कहते हैं, गुलबर्ग और वाजे ने दिया था ये नियम। तो ये वेग नियम क्या था, अभिक्रिया का जो वेग है dx/dt, मान लेते हैं इसका वेग dx/dt है, ये k इंटू इनकी सांद्रताओं के गुणनफल के बराबर होता है या समानुपाती होता है। समानुपाती का निशान हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, इसकी ये पावर x हो जाएगी, इसकी पावर ये y हो जाएगी। तो ये हमने आपको दिखाया था, ये हमने पढ़ा भी था कि ये वेग का नियम है। कोई भी अगर अभिक्रिया का वेग है तो वो इस तरीके से उसको आप लिख सकते हो। इसी में अगर हम इसको अभिकारक ले ले, रिएक्टेंट ले ले, और रिएक्टेंट से अगर हम कहें ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है P, तो अगर अभिक्रिया का वेग लिखना है तो वेग क्या हो जाएगा, वेग बराबर हो जाएगा K इंटू R की सांद्रता की पावर N। और N क्या है, N यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि है। N क्या है, N क्या है, अभिक्रिया की कोटि है, ये कोटि है, ठीक है। कोटि एक प्रायोगिक मान होता है, ये किसी भी रिएक्शन में आप ऐसे नहीं बता सकते कोटि का मान इतना है। आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो एक्सपेरिमेंट में निकलेगा ये कितने ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। तो इसी में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है कोटि के आधार पर। प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं क्या होती हैं, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं, और द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं। तो आज की क्लास हमारी इसी पर बेस है, प्रथम कोटि, शून्य कोटि और द्वितीय कोटि, ठीक है। तो भिन्न भिन्न कोटि की अभिक्रियाएं हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो हेडिंग बनाइए आप लोग, कुछ कोटि की अभिक्रियाएं, कुछ कोटि की अभिक्रियाएं कुछ कोटि की अभिक्रियाएं। तो इसमें पहली कोटि की जो अभिक्रिया है उसको बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। शून्य कोटि की अभिक्रिया, जो फर्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, कुछ रिएक्शंस भी देखे लें, एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे। पहले समझते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है। देखो, हमारे पास में एक रिएक्शन होती है जिसमें जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो अगर हम इसका वेग लिखें, वेग बराबर, तो वेग समानुपाती किसके हो जाएगा, R की सांद्रता के समानुपाती होगा, ये हमने देखा है। और पावर इसकी रहेगी N, ये N कोटि की अभिक्रिया ले लेते हैं तो इसकी पावर N रहेगी। अब अगर यहाँ समानुपाती का निशान हटेगा तो वेग बराबर क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास में K इंटू सांद्रता ऑफ R की पावर N। और N क्या है, N यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि है और N बराबर 0 है, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए N का मान 0 होगा। तो वेग बराबर कितना हो जाएगा, वेग बराबर हो जाएगा K इंटू R की पावर 0। और R की पावर 0 अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये अभिक्रिया का जो वेग निकल के आ जाएगा वो K के बराबर हो जाएगा। मतलब जो वेग स्थिरांक है वही अभिक्रिया का वेग के बराबर हो जाता है शून्य कोटि की अभिक्रिया में। शून्य कोटि की अभिक्रिया अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग रिएक्शन में बताई गई है। तो एक रिएक्शन हम ले लेते हैं, एक लेते सूर्य के प्रकाश में H2Cl2 का अपघटन। सूर्य के प्रकाश में पहली रिएक्शन है, सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन हो रही है, H2Cl2 को आपस में मर्ज किया जा रहा है तो HCl बन रहा है।
2HCl बन रहा है। तो ये HNu यहाँ ले लेते हैं। तो ये प्रायोगिक मान है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया है। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है, कि इसका जो ऑर्डर है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया। देखो इसमें कई ऑर्डर होते हैं। एक होता है वेग निर्धारक, एक होता है जैसे आपने रिएक्शन कराई तो एक पद में कंप्लीट हो गई, तो उसमें वेग निर्धारक पद एक है। कोई रिएक्शन एक से दो पदों में हो रही है तो उसमें कोई जरूरी नहीं वेग निर्धारक दोनों पद हैं, उसमें वेग निर्धारक कोई दूसरा पद हो सकता है। कोई रिएक्शन तीन पद हो, तो अभिक्रिया की एक होती क्रिया विधि जिसको मैकेनिज्म कहते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि बताने के लिए उसकी मैकेनिज्म पता होना आपको जरूरी है। तो इसमें सूर्य के प्रकाश में इसका आपस में अपघटन हो जाता है, H2HCl से क्रिया करके HCl बना लेता है। तो यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं लगता है या कोई पद में रिएक्शन नहीं होती है, ये अपने आप रिएक्शन हो जाती है, इसलिए ऐसा बताया गया ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। बाकी ये इसकी शून्य कोटि की होगी कि द्वितीय कोटि की, ये इसके प्रायोगिक मान है। बाकी आपने एक देखा होगा, जैसे आपने अमोनिया को देखा होगा, दूसरी रिएक्शन में बता रहा हूँ, तो ये पूछ लेता है, ऑप्शन दे देता है, बोल देगा इसमें से प्रथम कोटि की अभिक्रिया कौन सी है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी है। तो कुछ रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप हर रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट तो करोगे नहीं ना, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको लैब दी जाएगी एग्जाम में। तो आपको कुछ रिएक्शन में एग्जाम्पल दूंगा कि ये प्रथम कोटि में आती हैं, ये द्वितीय कोटि में आती हैं, और मैं रीज़न बता दूंगा ये प्रथम कोटि में क्यों आती है, शून्य कोटि में क्यों आती हैं। बस आपको पता करना पड़ेगा ये रिएक्शन जो है प्रथम कोटि और शून्य कोटि में आती हैं, उनको आपको याद करना पड़ेगा। तो कुछ एग्जाम्पल लेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कोई भी रिएक्शन NH3 है, NH3 प्लेटिनम धातु की उपस्थिति में अगर आप गर्म करो NH3 को, प्लेटिनम धातु की उपस्थिति में अगर आप NH3 को गर्म करते हो तो N2 और ये H2 में टूट जाता है, N2 और प्लस 3H2 में ये टूट जाता है। इससे मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये देखो, तो ये भी बताया गया शून्य कोटि की वो भी अभिक्रियाएं हैं जो किसी धातु की सतह के ऊपर अपघटित हो जाती हैं। अगर किसी प्रोडक्ट का, किसी अभिकारक का किसी धातु की सतह के ऊपर अगर आप क्या करा देते हो, अपघटन करा देते हो, तो वो भी कैसी रिएक्शन है, वो भी हमारी शून्य कोटि की अभिक्रियाएं हैं। तो ये भी इसमें बताया गया, अगर किसी भी आप प्रोडक्ट को किसी की धातु की सतह पर, धात्विक सतह पर आप उसका अपघटन कराते हो तो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इसमें और भी कई एग्जाम्पल है, एक PS3 है, एक HI है, इसमें और भी कई एग्जाम्पल है, PS3 है, एक HI है, PS3 है और एक HI है। तो आप इसका भी अपघटन करा सकते हो। जैसे आपने यहाँ धातु ले ली और इसको आपने गर्म किया तो PS3 जो है फास्फोरस और H में टूट जाएगा, हाइड्रोजन में टूट जाएगा। और यहाँ पे आप इसका HI जो है, 2HI जो है, ये भी कोई धातु की सतह पर अगर आप अपघटन कराते हो, ठीक है, शायद गोल्ड की सतह पर कराया जाता है इसका अपघटन, तो ये भी H2 और I2 में इसका अपघटन हो जाता है। तो ये सारी शून्य कोटि की अभिक्रियाएं हैं। जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं किसी धातु की सतह पर अपघटित होती है वो भी शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो पहली शून्य कोटि की अभिक्रिया ये, इसके बाद में ये लिख लेना, लिख चुके हो तो रहने दो। और ये एग्जाम्पल है शून्य कोटि की अभिक्रिया के, ये एग्जाम्पल है कि शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं। तो सूर्य के प्रकाश में H2 व Cl2 का संयोजन, H2 व Cl2 का संयोजन, इसके प्रकाश में H2 और Cl2 का क्या करना है, संयोजन कर देना है। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल इसमें लिख लीजिएगा, धातु की सतह पर, धातु की, दूसरा एग्जाम्पल है धातु की सतह पर वियोजन शून्य कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। धातु की सतह पर वियोजन शून्य कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, धातु की सतह पर वियोजन का एग्जाम्पल ये देखो, मैंने धातु की सतह पर इनका सभी को वियोजित कर दिया है, तोड़ दिया है। वियोजन शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। अब हेडिंग डालिएगा, प्रथम कोटि अभिक्रियाएं, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। तो प्रथम कोटि के लिए देखो, प्रथम कोटि के लिए इसे रफ कर दें,
इधर का जल्दी लिखिए थोड़ा सा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए प्रथम कोट की अपक्रिया या प्रथम कोट की अपक्रियाएं। प्रथम कोट की अपक्रियाओं में वेग भी है, ये भी अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होगा और अपक्रिया की कोट उसके ऊपर घातांक होगी। तो n हम समानुपाती का निशान हटेगा, एक कांस्टेंट k आएगा जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं। अब प्रथम कोट है तो अब n इज इक्वल टू कितना ले लेंगे 1, तो हमने 1 ले लिया, तो वेग इज इक्वल टू k इंटू आर आ गया। तो अब इसकी डिफिनीशन वही हो जाएगी, उसी तरीके से बनाएंगे कि प्रथम कोट की अपक्रियाएं वो अपक्रियाएं हैं जिनमें अभिकारक की सांद्रता की जो कोट है वो एक घातांक के समानुपाती होती है। अगर वो एक घातांक n की वैल्यू 1 कर दिया जाएगा तो ये प्रथम कोट की अपक्रिया हो जाएगी। तो ये इसमें लिखेंगे एग्जाम्पल प्रथम कोट की अपक्रिया के चेंज हो जाएंगे। एक तो एग्जाम्पल थोड़ा समझिएगा, प्रथम कोट की जो अपक्रियाएं हैं उनके एग्जाम्पल थोड़ा चेंज है, तो एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। कुछ पहला एग्जाम्पल है प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे NH4 NO2, इसको आप गर्म करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। SO2Cl2 2N2O5 C2H4H2। देते हैं, इससे आप रिएक्शन करोगे तो क्या हो जाएगा, N2 और प्लस 3H2O 2H2O बनेगा। N2 प्लस वाटर में नाइट्रोजन गैस में और 2H2 में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। SO2 और Cl2 में टूट जाएगा, SO2 Cl2 में ब्रेक हो जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगी। N2 में NO2 प्लस NO2 प्लस O2 में ब्रेक हो जाएगा, प्लस O2 में ये ब्रेक हो जाएगा। इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, ये कितने हैं 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 दूनी 8 और ये 2 10 हो जाएगा। ये जो है हाइड्रोजन है C2H6 में ब्रेक हो जाएगा। ये एथीन है, एथीन जो है एथेन में बदल जाता है, हाइड्रोजन का अपघटन कर लेता है। तो ये जो हमने रिएक्शन आपको एग्जांपल में लिखवाई है फर्स्ट एंड सेकेंड, ये सारी रिएक्शन डिफरेंट पेपर में कई साल में कई बार पूछी गई है और आपको ये ऑप्शंस दे देता है कि प्रथम कोट की अपक्रिया इसमें से कौन सी है। तो ये कुछ रिएक्शन है जो प्रथम कोट की अपक्रियाएं हैं। इसके मैकेनिज्म को समझोगे तो थोड़ा सा और आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रथम कोट की अपक्रियाएं कैसी हैं। इसमें अलग अलग पद हैं, कभी कोई पद तीव्र हो जाता है, कोई पद धीमे मंद गति से होता है। जब आप मैकेनिज्म इसकी करोगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि ये प्रथम कोट की अपक्रियाएं कैसी हैं। तो एक रिएक्शन का हम लोग मैकेनिज्म भी उठा के समझते हैं कि ये कैसे रिएक्शन की गई है, और थोड़ा सा एक दो और रिएक्शन लिख लो, उसके बाद हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे, इसमें से एक रिएक्शन का मैकेनिज्म भी करेंगे। तो एक और इसका एग्जाम्पल है कि जितनी रेडियो एक्टिव अपक्रियाएं हैं, जितनी भी रेडियो एक्टिव अपक्रियाएं हैं जिसमें डिके होता है या अपने आप रिएक्शन होती रहती है, वो भी प्रथम कोट में रखी गई हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे, दूसरा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रेडियो एक्टिव अपक्रियाएं, ठीक है। रेडियो एक्टिव अपक्रियाएं प्रथम कोट की होती हैं, प्रथम कोट की होती। रेडियो एक्टिव अपक्रियाएं आगे पढ़ोगे, चैप्टर नंबर हम लोग 14 में करेंगे। रेडियो एक्टिवता है नाभिक वाले चैप्टर में रिएक्शन होती है, इसमें रेडियो एक्टिव अपक्रियाएं होती हैं जिनमें अपने आप अल्फा बीटा गामा रेस निकलती रहती हैं, ठीक है। जैसे कोई रखा हुआ उसमें अल्फा किरणें निकलती है, बीटा निकलती है, गामा निकलती है, तो रेडियो एक्टिव अपक्रियाएं कहलाती हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। तीसरी चीज आपने पढ़ी थी, नहीं अभी पढ़ी नहीं है, पढ़ोगे SN1 अपक्रियाएं।
शायद फर्स्ट ईयर में पढ़ी हो, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होती हैं, ये पढ़ा है नहीं पढ़ा? तो पढ़ोगे अभी इंटर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में, जो हमारा पहला चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन, उसमें हम लोग पढ़ेंगे जब क्लोरोफॉर्म वगैरह जिसमें पढ़ाया जाएगा। तो SN1 जो रिएक्शन है ये भी क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती है। तो याद रखना ये प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं हैं। एक अणुक नाभिक रागी अभिक्रियाएं होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सिंगल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये, तो प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। एक होती है SN2, तो द्वि अणुक होती है, ये 1 अणुक है, एक अणुक। तो इसको हम लोग अभी देखेंगे। SN1 है कुछ नहीं, बस इसमें रिएक्शन होता है, करने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। SN1 रिएक्शन 2 पदों में कंप्लीट होती है, ये नाम 1 है बट ये 2 पदों में कंप्लीट होती है। तो आगे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप इतना समझिए, अगर SN1 लिख के आता है तो ये प्रथम कोटि की रिएक्शन। तो ये कुछ एग्जाम्पल है प्रथम कोटि की रिएक्शन के, जो पेपर में पूछे जाते हैं कि इसमें से प्रथम कोटि की रिएक्शन का, ठीक है। इस बार थोड़ा डिटेल में इसलिए इसको बता दे रहे हैं क्योंकि इस बार क्वेश्चन पेपर में आया था इससे, ठीक है। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया 2020 में भी आया कि प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कौन सी है। 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें से एक रख दिया ऑप्शन, बाकी इसमें से ऑप्शन उठा के रख देगा शून्य कोटि वाले, ठीक है। इसमें जब रिएक्शन हुई आपकी, जैसे हमें बनाना था 2N2O5 गिव्स आउट 4NO2, ये हमारे पास में रिएक्शन हुई, N2O5 गिव्स आउट 4NO2। इसको कैसे ये रिएक्शन हुई है ध्यान से समझेंगे। हमारे पास N2O5 था, तो ये पहले जब इसको आपने थोड़ा सा गर्म किया तो ये तीव्र गति से रिएक्शन हुई है। पहला जो पद हुआ, अब ये तीव्र से होगा तो एक्सपेरिमेंट ही बता पाएगा भाई, ऐसा तो नहीं बता पाएगा, बट हुआ है। क्या हुआ है इसमें, N2O5 में N2O3 बचा है और O2 बाहर निकल गया है, ऑक्सीजन इसका। N2O5 था, पहली रिएक्शन तीव्र गति से हुई, इससे ऑक्सीजन टूट के बाहर हो गया। दूसरा पद जो हुआ, ये पहला प्रथम पद है, दूसरा पद की रिएक्शन हुई N2O3 हमारे पास है, N2O3 2 पार्ट में टूटा, एक NO2 और एक NO2 और NO में टूटा। ये मंद गति से अभिक्रिया है, धीमी गति से, तो ये वाला पद धीमी गति वाला रिएक्शन है। थर्ड जो हमारे पास रिएक्शन है N2O3 हुआ, इसका जो NO है ये N2O5 के एक और अणु से रिएक्शन करता है और ये तीव्र गति से रिएक्शन होती है, ये तीव्र गति से रिएक्शन होती है। तो तीव्र गति से जब इसकी रिएक्शन हुई तो ये जो है ये रिएक्शन करता है N2O5 NO से प्लस NO से, इसका जो NO पार्ट था उसके साथ ये रिएक्शन कर देता है, तो ये गिव्स आउट। और ये कैसी रिएक्शन है, ये तीव्र गति से रिएक्शन हुई। और हमारे पास में जब ये NO से रिएक्शन करता है तो ये 3NO2 बनाता है। जरा बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस है कि नहीं, ऑक्सीजन के 6 हो गए, नाइट्रोजन के 3 हो गए, सही है। 3NO2 बनाता है। तो ये 3 पदों में रिएक्शन हुई है, समझिएगा थोड़ा सा। लेकिन 3 पदों में रिएक्शन है तो ये सर 3 कोटि की होनी चाहिए थी। अब एक्सपेरिमेंट में ये 3 पदों की रिएक्शन हुई तो ध्यान से देखना, लेकिन इसमें वेग निर्धारक जो पद है, जब 2 पद हो, एक तीव्र से हो और एक मध्य हो, मध्यम और मंद हो, तो वेग निर्धारक पद इसका एक ही है। वेग निर्धारक जब इसको आप काउंट किया गया, सर कैसे बन गया, देखो ये मैंने एक मैकेनिज्म आपको बताया है। आप देखो इसका जब आप ऐड करोगे N2O3 से बराबर के उधर जाएगा तो घट जाएगा, N2O3 कट गया, N2O5 और N2O5 NO से ये बराबर के उधर है, ये बराबर के उधर है, कट जाएगा। N2O5 2N2O5 हो जाएंगे, 2N2O5 और प्लस में कितना हो जाएगा, एक NO2 और ये कितने NO2, 4NO2 हो जाएंगे, 4NO2 और प्लस में क्या O2। तो ये जो एक पद में रिएक्शन हुई थी मैंने बता दिया, इससे ऑक्सीजन टूट कर उधर चली गई थी, ये ऐसे नहीं हुई थी, उसके अंदर ये तिकड़मबाजी हुई थी। पहले एक ऑक्सीजन उसका अलग हुआ, फिर N2O5 ने फिर से उसको फिर ब्रेक हुआ, ये प्रोसेस बीच वाला है, धीमे धीमे हुआ। लास्ट में जब इसका NO अलग हो गया, ये NO अटैक कर देता है इसके अगले अणु से N2O5 के, उसके ऊपर, तब फिर 3NO2 और बन जाता है। तो इस तरीके से ये एक NO2 यहाँ से,
और एक 3 NO2 यहाँ से 4 NO2 बनते हैं, एक ऑक्सीजन बनता है। ये हमारी इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हुई है। अब इसमें जो वेग निर्धारक पद है वो मंद वाला है। वेग निर्धारक पद है वो कैसा है? मंद वाला है। इसीलिए इसमें एक ही वेग निर्धारक पद है, इसीलिए ये प्रथम कोटि की अवक्रिया है। नहीं तो इसके आगे 2 लिखा है तो ये द्वितीय कोटि की अवक्रिया होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए थी। लेकिन जो वेग निर्धारक पद है उसमें ये एक ही है। जो वेग निर्धारक पद है हमारा उसमें वो कितना है? एक ही है, इसलिए ये प्रथम कोटि की अवक्रिया है। समझ में बात आ रही कि नहीं? तो इस तरीके से हम लोग रिएक्शन को समझेंगे। अभी हम और एक रिएक्शन है द्वितीय कोटि वाली, उसको भी हम डिटेल में समझेंगे। तो ये सारी रिएक्शन इसके अंदर यही प्रोसेस हुआ है, टूट टूट के ये अलग अलग पदों में कंप्लीट हुई है, इसीलिए प्रथम कोटि की रिएक्शन है। क्लियर है? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्रिया विधि डाल के नोट डाउन कर लीजिए। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये 2 है, उसके बाद भी ये प्रथम कोटि की क्यों है? तो ये प्रोसेस दोगे और बताओगे इसमें वेग निर्धारक जो पद है वो एक ही है, इसीलिए इसमें ये कैसी है? प्रथम कोटि की क्रिया है। इसको नोट डाउन करो, मैं नीचे लिखवा देता हूं ये बात। हो गया? अच्छा, इस अभिक्रिया की अगर हम कोट लिखें, ये हमारे पास में रिएक्शन है, इसकी अगर हम कोट लिखें तो आप कोट क्या लिखोगे? इसकी अगर मैं वेग निर्धारक पद लिखूं, वेग बराबर, अगर मैं वेग लिखूं, इधर देखिए जरा, अगर वेग लिखते हैं, वेग लिखें हम, तो वेग बराबर k इंटू इसकी पावर N2O5 की पावर 2, यही तो होगा इसका वेग, क्योंकि इसकी जो आगे नंबर होते हैं वो पावर में चले जाते हैं, तो ये गलत है। अपक्रिया की कोट यहां रहती है, बात सही है, लेकिन ये प्रथम कोट की अपक्रिया है, ये यही बताना चाह रहे हैं, तो N2O5 ये 2 ना लेकर 1 लिया जाएगा, ये सही है। तो किसी भी अपक्रिया की कोट कौन बताएगा? अपक्रिया की कोट कौन बताएगा? उसके वेग निर्धारक जो इसमें पद होगा वो बताएगा। और अपक्रिया की कोट एक्सपेरिमेंटल है, कोई वो नहीं, सैद्धांतिक नहीं है कि आप कैलकुलेट कर लोगे घर में बैठ के। ठीक है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, आपको समझ में आ जाए। तो ये जो वेग इसका लिखा जाएगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोटि की अपक्रिया। द्वितीय कोटि की अपक्रिया सेम है। हमारे पास में अगर कोई रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो हमें पता है इसका वेग कैसे लिखा जाएगा। इसका वेग लिखा जाएगा k इंटू आर समानुपाती, k बराबर है k इंटू आर की पावर 2। द्वितीय कोटि की अपक्रिया के लिए पावर 2 होगा, n की वैल्यू 2 होगी, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये द्वितीय कोटि की अपक्रिया है। तो यही डेफिनेशन भी यही हो जाएगी, वे रासायनिक अपक्रियाएं, ठीक है, जिनकी सांद्रता की घातांक कितनी हो? घातांक 2 के समानुपाती हो। जिस अपक्रिया का वेग, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिस अपक्रिया का वेग उसकी सांद्रता के द्वितीय घातांक के समानुपाती हो, वो क्या कहलाती है? द्वितीय कोटि की अपक्रिया कहलाती है। इसको लिख दीजिए, फिर इसका एग्जाम्पल करा देते हैं। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर समझेंगे भी इसको। एग्जाम्पल है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है H2O2, इसका जब I- के प्रेजेंस में अपघटन कराया जाता है तो ये H2O और O2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कैसे हुआ इस पे बात करेंगे, ठीक है। इसकी क्रिया विधि को समझेंगे, मैकेनिज्म इसका क्या है, मैकेनिज्म इसका समझेंगे। इसमें तो एक ही पद है,
यहाँ 2 कर लेते हैं, ये 2 हो जाएगा तभी ये बैलेंस होगा, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए। तो ये जो है ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये कैसे कन्वर्ट हुआ इसमें जाके इसमें बना, आई का इसमें क्या योगदान है ये भी हम लोग देखेंगे। तो इसका मैकेनिज्म या क्रिया विधि क्या है इसकी, देखो ये दो H2O है H2O2, ये सबसे पहले एक इसका अणु जाता है इसके पास में I माइनस के सरफेस के पास, यही लोग क्या होते हैं जो रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो ये I माइनस के पास जाते हैं और ये इसी के ऊपर अटैक, ये I माइनस इससे अटैक करता है, तो ये H2O अलग हो जाता है और इसका एक ऑक्सीजन ये निकाल ले जाता है बाहर, तो IO माइनस ये प्रोडक्ट बन जाता है। I जो है ये इसका एक ऑक्सीजन बाहर लेके चला जाता है। इस तरीके से रिएक्शन हुई। फिर ये वाला जो पार्ट है इसके अगले पार्ट पे ये अटैक करता है H2, जो हमारे पास में H2O2 था, इसके अगले पार्ट पर अटैक करता है कौन, IO माइनस, ये इस पे अटैक करेगा, तो ये क्या, इसका एक ऑक्सीजन और निकल जाएगा, तो H2O बनेगा, इसका एक ऑक्सीजन और निकल जाता है, तो इसका ऑक्सीजन और इसका एक ऑक्सीजन रिएक्शन करके आपस में O2 बना लेते हैं और I माइनस फिर बाहर हो जाता है। इसीलिए ये क्या होते हैं, जो रिएक्शन कराते हैं उत्प्रेरक का काम करते हैं, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन वो फिर साइड में हो जाते हैं। देखो यहाँ पर I माइनस जा रहा है इस पे अटैक करने, रिएक्शन इसके साथ कर रहा है, लेकिन इनकी आपस में रिएक्शन करवा के खुद बाद में बाहर चला गया। ये रिएक्शन की गति को कम ज्यादा करते हैं, अपक्रिया को करवाते हैं, लेकिन ये खुद पार्टिसिपेट नहीं करते, खुद जाके कंपाउंड नहीं बनाते, इसीलिए बोला जाता है इसकी उपस्थिति में रिएक्शन हुई है। अब इसकी उपस्थिति की जगह तुम और कुछ लिख दोगे तो ये रिएक्शन थोड़ा ना हो जाएगी, इसीलिए थोड़ा सा केमिस्ट्री आपको टफ लगती है, क्योंकि इसमें चीजें फिक्स हैं रिएक्शंस के साथ में। आप कोई चीज बना रहे हो, जैसे आपने चीनी बनानी, दूध, आपको चाय बनानी है और चाय में आप चाय बनाने के लिए आप उड़द की दाल रख दो और कह दो आओ सर हमारी चाय नहीं बनी, उड़द की दाल में आप थोड़ा सा दूध डाल दो, आप करो सर चीनी डाल दिया, दूध भी डाल दिया, उड़द की दाल डाल दी और चाय नहीं बन रही, चाय कैसे बन जाएगी। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में क्या होती है, रिएक्शंस फिक्स होती हैं किसके साथ आपको करानी है और वो किस किस की उपस्थिति में रिएक्शन होगी। आपको अगर खीर बनानी है तो फिर जिसकी उपस्थिति चाहिए वो होना चाहिए, दूध होना चाहिए, चावल होना चाहिए, चीनी होनी चाहिए। अब तो आपको बनानी खीर है और उपस्थिति में आपके पास कटहल है और आप कह रहे हो सर हमसे खीर बन नहीं पा रही है, तो खीर कहाँ से बनेगी आपकी। इसीलिए केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ है। केमिस्ट्री में आपको कहाँ पे कौन सी रिएक्शन है याद करना पड़ता है। करने के तरीके हम आपको बता सकते हैं। आप हमसे पूछोगे सर रिएक्शन हुई कैसे, मैं आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन सर पूछो सर रिएक्शन हुई क्यों है, तो एक रिएक्शन को करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। ऐसे नॉर्मल नहीं उठ के ये सुबह उठे मुंह धोए नहीं और रिएक्शन कर दिए, बोले लो हमने ये बना दिया, नहीं। एक रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए लोगों की जिंदगियां चली गई और एक रिएक्शन तब जाके दिए हैं कि इससे ये बना है। बहुत एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, बहुत खर्चा आता है इसमें, तब जाके वो रिएक्शन आपके बुक में लिखी हुई है। ये नहीं सुबह उठे और बना दिए। ये सारे जो कंपाउंड नए नए बनते हैं, नई नई दवाइयां बनती हैं, ये क्या है, रिसर्च ही तो होता रहता है। ये भी कहीं ना कहीं कुछ ना कोई दवाई बनी होगी। ये जो H2O2 है ये कैसे बनाया गया होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर, इस पे भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए होंगे, तब जाके ये रिएक्शन हुई। फिर जो बन गया उसको तोड़ा गया होगा वाटर और ऑक्सीजन में फिर से, तो उस पे भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं किसकी उपस्थिति में तोड़ा जाए जो आसानी से टूट जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे आप देख रहे हो कि आपको दूध को फाड़ना है तो आपको नींबू डालना पड़ रहा है, दूध फट जा रहा है, नींबू की जगह आप शहद डाल दो तो दूध फटेगा, नहीं फटेगा। तो किसकी उपस्थिति में रिएक्शन करा रहे हो ये भी बहुत जरूरी होता है। मैं बता रहा हूँ, जब केमिस्ट्री में आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, आप केमिस्ट्री को, सर ये मैथ जैसा नहीं है कि आपको ये दी है फार्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा। केमिस्ट्री इसीलिए थोड़ी सी टफ है क्योंकि इसमें थ्योरी ज्यादा है और कॉन्सेप्ट ज्यादा है, उसी को आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। साइंस को भी हम हिस्ट्री ही मान के चलते हैं। तो ये एग्जाम्पल है उसका द्वितीय कोटि की अपक्रिया का। इसमें 2 पदों में रिएक्शन कंप्लीट हुई है। तो H2O2 यहाँ पर है, H2O2 यहाँ पर। जब आप इसको ऐड करोगे, देखो रिएक्शन कैसे हो रही है, पद 2 है, अब इसको आप ऐड करोगे। जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, IO माइनस से IO माइनस निकल गया और I से I कट गया, तो ये 2H2O2 गिव्स आउट 2H2O प्लस O2। तो देखो ये रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट हो गई, जो रिएक्शन मैंने ऊपर लिखी थी।
ऐसे रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। चलिए समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। समझा इसलिए रहे क्योंकि आपको भी थोड़ा सा केमिस्ट्री में अभी रिएक्शंस बहुत हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। एग्जाम्पल ये द्वितीय कोट की अभिक्रिया का है। फर्स्ट एक एग्जाम्पल है हमारे पास द्वितीय कोट की अभिक्रिया का, H2I2 जो है ये भी AU के प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है, इसको गर्म किया गया था तो ये 2HI बनाता है। ये भी द्वितीय कोट की अभिक्रिया है। एग्जाम्पल नंबर और 2 है हमारे पास में। हमने पढ़ा होगा C2H5 COO C2H5 एस्टर पढ़ा था हमने। C2H5 COO, फिर से लिख दे रहे हैं, C2H5 COO C2H5 ये पढ़ा था। इसकी रिएक्शन अगर हम NaOH के साथ करा दें, ये भी द्वितीय कोट की रिएक्शन है। इसकी रिएक्शन अगर आप NaOH के साथ कराते हो तो यहां से ये ब्रेक होता है, ये रिएक्शन करना सिखाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये रिएक्शन है। यहाँ से रिएक्शन ब्रेक होती है, Na यहाँ जुड़ जाएगा जिसको सोडियम एसीटेट कहते हैं, ये यहाँ पर Na जुड़ जाएगा, इसे रफ कर दें। यहाँ पे सोडियम, इसको सोडियम एसीटेट कहते हैं, Na यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो C2H5 COO Na ये सोडियम एसीटेट और प्लस ये जो C2H5 इधर वाला है ये OH से रिएक्शन करके एल्कोहल बना लेगा। याद करिए एल्कोहल को, C2H5OH, ये OH किसका है? NaOH का। Na जाके यहाँ पर जुड़ जाता है, सोडियम एसीटेट बना लेता है और ये OH C2H5 से जुड़ जाएगा तो एल्कोहल बना लेगा। तो ये भी द्वितीय कोट की रिएक्शन है, ये भी द्वितीय कोट की रिएक्शन है। कुछ रिएक्शंस हैं जो ये द्वितीय कोट की रिएक्शन है, ठीक है। ये एग्जाम्पल में भी नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का कराने का मेन मोटिव हमारा ये नहीं कि न्यूमेरिकल हम आपको करा रहे हैं। इस क्वेश्चन का कराने का जो मेन मोटिव है वो हमारा ये है कि आप समझिए कि रिएक्शन की स्पीड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ये शून्य कोट की अभिक्रिया है और आपको वेग स्थिरांक दे दिया। अच्छा आप रिएक्शन भी जानते हो, आपको रिएक्शन भी पता है, कैसे पता है हम दिखाते हैं आपको। कि अगर H2 हमारे पास में क्या है 2NH3, हमारे पास में 2NH3 और गिव्स आउट क्या बनता है N2 प्लस H2 बनता है, यही तो बनता है। जिसमें आप ये कह सकते हो 2NH3 में 3N2 प्लस 3H2 3H2 हो जाएगा, ठीक, 3H2 है तो ये 3H2 बनता है इस तरीके से। तो कह रहे इसके बनने की दर क्या है? तो भैया दर वही होगी जिस दर में ये घटेगा, जिस दर में ये घटेगा उसी दर में ये दोनों बनेंगे। तो मेन वही कहानी, रेट पूछ रहा, चाहे आप इधर से निकालिए और चाहे आप इधर से निकालिए। तो अगर हमको रेट निकालना है कि ये किस दर से बनते हैं तो हमें पता है ये अभिक्रिया का वेग क्या होगा। वेग बराबर हमने लिखना आपको सिखाया था 1/2 डेल्टा सांद्रता ऑफ NH3 डिवाइड बाय डेल्टा टी, बताया था नहीं बताया था। और शून्य कोट के लिए जो अभिक्रिया का वेग होता है, वेग बराबर वो जो वेग स्थिरांक के ही बराबर होता है 1/2 कितना हो जाएगा डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। तो ये जिस रेट में घट रहा है इसका डबल हो जाएगा डेल्टा NH3 बटे डेल्टा टी बराबर 2K। तो ये किस रेट में घट रहा है वो टेक के का हम मल्टीप्लाई कर दो 2.5 × 10⁻⁴, ये इतनी सांद्रता से इधर घट रहा है, 5 आ जाएगा, 5×10⁻⁴। अगर यहाँ पर ये आंसर होता, ये क्वेश्चन होता कि ये कितनी रेट से घट रहा है तो ये उत्तर हो जाता। ऐसे भी आंसर लिख सकते थे। एक और तरीका है कि N2 किस रेट से बन रहा है। तो N2 क्या बन रहा है, देखो N2 किस रेट से बन रहा है तो आप ये भी तो लिख सकते थे, इसकी जो रेट है बराबर इसका रेट, ये भी तो लिख सकते हो। तो मतलब आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे 1/2 डेल्टा रेट ऑफ NH3 डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है। मतलब वेग बराबर आप यहां से भी लिख सकते हो, वेग बराबर डेल्टा ऑफ N2 अपॉन डेल्टा टी। तो ये किस रेट से है, तो ये इसी रेट से बन रहा है क्योंकि वेग की जगह पर आप क्या लिख दोगे डेल्टा N2
अपॉन डेल्टा टी, यहाँ के की वैल्यू निकालोगे वही आंसर आ जाएगा। आप ऐसे कैलकुलेट, ये किस रेट से बन रहा है तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू के बराबर, क्योंकि शून्य कोट में जो वेग होता है वही के होता है, 3 से मल्टीप्लाई 3 गुना हो जाएगा। तो ये दोनों आप कैलकुलेट कर लेना, के की वैल्यू यहाँ रख देना, ये N2 बनने की आ जाएगी, ये इसकी रेट की घटने की आ जाएगी, और ये अभिक्रिया का वेग किस वेग से ये बन रहा है ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा था ये N2 और 3H2 का, मैंने इसका भी डिक्रीज किस रेट से हो रहा है वो भी बना दिया। ये इतने रेट से घट रहा है, ये इतने रेट से बन रहा है, और ये 1/3 रेट से, 3 उधर चला जाएगा 3 टाइम्स के रेट से, क्योंकि 3 गुना है तो ये उतनी स्पीड से बन रहा है। क्लियर है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए।